तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के उस शातिर टैक्सी ड्राइवर की कहानी, जिसकी टैक्सी में पैसेंजर सफर नहीं करते थे बल्कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए तकरीबन हर बड़े शख्स ने उसकी टैक्सी में सफ़र किया, लेकिन एक पैसेंजर बन के नहीं, बन के एक लुटेरा बन के। बहुत अजीब कहानी है, मैं भी सुन के हैरान रह गया। और वो शख्स जो इन सबको जानता था, एक के बाद दूसरे से रिश्ता, दूसरे के बाद तीसरे से रिश्ता, और सबके साथ गुनाह का बराबर का भागीदार रहा, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। बाकी लोग पकड़े गए कभी ना कभी, लेकिन वो कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आया, क्योंकि डायरेक्ट उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट होती नहीं थी। और दूसरे लोग जो पकड़े जाते थे वो कभी उसका नाम नहीं लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने जेल में बैठे हुए इसका नाम ले लिया तो हमारे गैंग की जो एक्टिविटीज चल रही हैं उनके चलाने में दिक्कत होगी। और बहाना ये होता था कि जी हमने तो एक चलती फिरती टैक्सी रोक ली थी, एक आदमी को रोका टैक्सी वाले को, उसमें बैठे और ये क्राइम कर दिया। हमने टैक्सी का नंबर नोट नहीं किया, वो आदमी बहुत डरा हुआ था और हमने अपना काम करके उसको कुछ पैसे दिए और उसको छोड़ दिया। अब ये बहुत बढ़िया एक अलीबाई होती थी, एक बहाना होता था कि अपना वो टैक्सी ड्राइवर नहीं पकड़ा जाए जो उनके हर राज का राजदार था। ये लोग तो अपनी सेटिंग कर सकते थे, लेकिन अगर कहीं वो टैक्सी वाला पकड़ा जाता वो तो डर के बेचारा सारे राज खोल देता। तो पुलिस वाले भी उनकी ये बात मान लेते थे कि टैक्सी वाला तो एक मेहनत कश गरीब आदमी होता है, वो क्यों उसको तकलीफ देना। तो कभी उन्होंने उस शख्स को ढूंढने की कोशिश नहीं की, और उस टैक्सी वाले का नाम था हीरा सिंह, सरदार जी, पंजाबी फैमिली का आदमी, लेकिन क्लीन शेवन, पगड़ी नहीं बांधता। तो उसके बाकी परिवार के लोग पगड़ी बांधते थे, वो नहीं बांधता था। स्कूल के टाइम पे ही उसने अपने साथियों को साथ मिलके अपने बाल कटवा लिए और उनके जैसा हो गया जिनके साथ वो बचपन से पला बड़ा हुआ था। और आप सुन के हैरान रह जाओगे कि उसके साथ कौन कौन पड़ा था। परेल गैंग के जितने लोगों के नाम आप गिन सको, गुरु साटम से लेके, ये सब उसके दोस्त थे, एक ही उम्र के थे। और उसका जो पिता थे वो दिन में टैक्सी चलाया करते थे, काली पीली टैक्सी, और उसके साथ साथ रात को उनका बेटा, उनके और भी 2-3 बेटे थे, वो पढ़ने लिखने में अच्छे थे, वो अपना अच्छा सेट हो गए लाइफ में। लेकिन एक लड़का थोड़ा बिगड़ गया था। बिगड़ा ये कि खुद कोई क्राइम नहीं करता था, लेकिन इन क्रिमिनल्स के साथ उठना बैठना उसको अच्छा लगता था। शुरुआत में तो 2-4 बार उसको ज़बरदस्ती लेके गए थे, डरा धमका के। और वो कोई हट्टा कट्टा आदमी नहीं था, नॉर्मल आदमी, 5 फीट 7, 7.5 इंच की हाइट, नॉर्मल वेट, कोई बॉडी बिल्डर नहीं था, पतला भी नहीं था, नॉर्मल आदमी, 60-65 केजी के वजन वाला आदमी। परेल में एक इलाका है जहाँ पे आजकल ITC ग्रैंड मराठा नाम का होटल है, 7 स्टार। वहाँ पे तभी सिगरेट फैक्ट्री हुआ करती थी, ITC, इंडियन टबैको कंपनी थी या इस किस्म का कोई नाम था। वहाँ पे आजकल 7 स्टार होटल बना, उसका नाम भी ITC होटल है। और उसके साथ दीवार के साथ बाहर जो दीवार एक रोड थी, रोड की दूसरी तरफ जो रेसिडेंशियल एरिया था, उसी रेसिडेंशियल एरिया में गुरु साटम रहता था। उसके पहले उसका जो दोस्त था गुरु था,
वहीं पे सुरेश मानसेकर रहा करता था गुरु साठम की शरण में। और वहीं पे ये लड़के लोगों का गैंग जो उस समय कोई बड़े लेवल की बदमाशी नहीं चलती थी, कोई बड़े लेवल पे एक्सटॉर्शन रैकेट नहीं चलते थे, कोई बिल्डरों से पैसा नहीं मिलता था, तो इनका काम होता था छोटी मोटी लूटपाट करना। और देखिए उस लूटपाट में किन किन लोगों के साथ इस हीरा सिंह ने, जो उसका असली नाम नहीं है, मैं नहीं चाहता कि उसके परिवार को और उसके किसी और फैमिली के मेंबर को इस बात से तकलीफ हो कि हमने उसकी आइडेंटिटी जो है वो पब्लिक के सामने बता दी, क्योंकि इसका जो एंड है वो बड़ा खूबसूरत है। मैं नहीं चाहता किसी की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो, जो आज सब छोड़ चढ़ा के कहीं और दूर कहीं सबसे बैठा है अपने परिवार के साथ। तो दिन में इसके पिता टैक्सी चलाते थे, बहुत गुरु को मानने वाले थे, कभी गलत काम जिंदगी में नहीं किया। और रात को टैक्सी वो किसी भाड़े के ड्राइवर को नहीं देते थे, अपने बेटे को हीरा को दे देते थे। और कभी हफ्ते में 1-2 बार गुरु साठम और उसके साथी उसको बोलते थे चल हीरा। अब आपको एक बात पहले ये बता दूं कि वो हीरा को क्यों लेके जाते थे। हीरा एक चैंपियन ड्राइवर था। छोटी उम्र में ही उसने, जब मैंने उसके परिवार वालों से बात की, उन्होंने बताया कि वो 10-11 साल की उम्र में जो उनकी टैक्सियां थी घर की, वो आगे पीछे करके पार्किंग कर दिया करता था, इसका उसको शौक था। और मुंबई में सबसे बड़ी समस्या आज नहीं, आज से 40 साल पहले भी पार्किंग की थी, खास तौर पे जो टैक्सी वालों का एरिया होता। तो परेल भी उनमें से एक था, जहाँ सड़क पे बहुत सारी टैक्सियाँ लगती थी, जगह कम होती थी, तो बड़ी ध्यान से गाड़ी सीधी करके लगानी, रिवर्स करके लगानी, वो एक कमाल होता था उन लोगों का। मैं कभी आपको मौका मिले ज़िंदगी में तो साइन कोलीवाड़ा में जाके देख लेना कैसे टैक्सियाँ लगी हैं। आप हैरान हो जाओगे कि ये लगाई कैसे गई और निकालेंगे कैसे, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ लगती हैं और निकाली जाती हैं। तो उसी किस्म का एक्सपर्टीज जो है, कितना गाड़ी आगे लेके कितना व्हील टेढ़ा करना है, कैसे आगे पीछे करते वो इतनी सी जगह में गाड़ी बराबर लगा देते हैं, इतना उनकी जजमेंट कंट्रोल होता है। और वो ज़माना था जब गाड़ियों के साइड में वो मिरर नहीं होते थे कि पीछे क्या खड़ा है। आपको या तो सेंट्रल मिरर से अंदर से देखना पड़ता था, या गर्दन बार पीछे घुमा के देखना पड़ता था कितनी जगह है, गाड़ी लगेगी नहीं लगेगी। उस ज़माने में इतना एक्सपर्टीज रखना, गाड़ी चलाने से मुंबई में गाड़ी पार्किंग करना मुश्किल है, ये तभी भी था, आज भी है। तो दोस्तों खैर, तो ये आदमी चैंपियन था। उसके परिवार वालों ने और जो कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई पिछले कुछ दिनों में, उनका कहना था कि इतना हाथ साफ था उसका, और उसका कहना ये था कि गाड़ी कभी भी एक्सीलेटर से नहीं गियर से चलती है। कब गियर बदलना चाहिए, कब एक्सीलेटर देना, जब तक आपको इसकी समझ नहीं, आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो सकते। तो गियर से गाड़ी कंट्रोल में रहती है, एक्सीलेटर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जो उसका मानना था। अरे इसीलिए उसको इतनी जजमेंट थी। अब उसको लेके उसके इसी हुनर की वजह से ये बदमाश लोग जाते थे कि कहीं पुलिस की गाड़ी पीछे लग गई, कभी चेज हो गया, तो ये आदमी अपनी चतुरता से, अपने एक्सपर्टीज से, अपनी ड्राइविंग की स्किल से हमें निकाल के लेके जा सकता है। और दूसरा बड़ा प्लस पॉइंट जो था कि टैक्सी वालों को गली कूचे के रास्ते पता होते हैं, उसको मालूम होता है कौन सी गली नो एंट्री है, कौन सी डेड एंड है, कहाँ जाके फंस जाएंगे, कहाँ से निकल सकते हैं, कौन सी गली में कितना रास्ता है, कितने स्पीड से निकल सकते हैं। तो ये कुछ उसके पास एक एडेड एक्सपर्टीज थी, जिसको लेके ये गैंगस्टर जो बाद में बहुत बड़े बने, तभी इतने बड़े नहीं थे। तभी तो गली के दादा और लुटेरे छोटे लेवल के हुआ करते।
अब करते क्या थे आपको बताता हूँ। उस जमाने में बीयर बार शुरू हुए थे, लांच बार थोड़े थोड़े चलने शुरू हुए। बहुत सारे सोशल क्लब थे जहाँ पे जुआ खेला जाता, बहुत सारे बड़े दारू के अड्डे थे जहाँ पे लोग दारू पीते थे, और इन क्लब्स में और दारू के अड्डों में बहुत पैसे का लेन देन होता था। खास तौर पे पहले 10 दिन के पूरा एरिया जो था वो मिल वर्कर्स का एरिया था। पहले 10-12 दिन तक हर आदमी की जेब में पैसा रहता था, वो दारू पीने में, जुआ खेलने में मस्त रहते थे। और 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो उनका लेवल जो होता है जुए का पैसा लगाने का, वो कम होता जाता था, और लास्ट वीक में तो आधी जुआ घर खाली हो जाते थे। है तो ये आदमी हीरा सिंह को लेके गुरु साठ और उसके साथी चला बेटा गाड़ी, और 4-5 लोग बैठ जाते थे अपने हथियार लेके। हथियार क्या होते थे? कोयता, चाकू, एक कोई सरिया, एक कोई लाठी इस किस्म का छोटा, और साथ में देसी कट्टा, ये लेके जाते थे। और इनका निशाना बनाते थे किसी रिमोट एरिया में जहाँ ज़्यादा चहल पहल नहीं होती, सड़कें थोड़ी खाली होती है, वहाँ किसी झोपड़पट्टी में, किसी लो लाइन एरिया में, वहाँ पे कोई क्लब चल रहा है, या जुए का अड्डा चल रहा है, या दारू का अड्डा चल रहा है, कोई रमी क्लब चल रहा है, या सोशल क्लब चल रहा है, वहाँ पे जाना। 2 गाड़ियाँ लेके जाते थे, एक गाड़ी और भी टैक्सी होती थी, वो भी ड्राइवर इसी किस्म का बहुत तेज तरार था। ये 2 गाड़ियाँ लेके जाना, और 8-10 आदमी घुस जाते थे एकदम, और विदिन मिनट्स उस अड्डे का गल्ला या जो भी उनकी सेफ होती थी वहाँ से पैसा लेना, और जितने लोग बैठे होते थे उनकी चेन निकाल लेनी, मुंदरी निकाल लेनी, जितने पैसे जेब में होते थे वो ले लेने, और एक दो कोई दारू वारू की बोतलें जो अच्छी लगी वो उठा लेनी, और लेके 10-15 मिनट में सब काम करके भाग जाते। अब तभी कोई ज़माना नहीं था कि लोग बाउंसर रखते थे, या फिर सिक्योरिटी का बंदोबस्त था, कोई CCTV कैमरा था, कुछ नहीं था। तब बड़े लोगों के भरोसे पे काम चलता था। प्रोटेक्शन लोकल दादा की होती थी, पुलिस फोर्स इतनी नहीं थी। मुझे याद है 1980 के बिगिनिंग में जब मैं पत्रकार बना तो 18-20 हज़ार टोटल पुलिस फोर्स थी मुंबई की। तो वहाँ से बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, आपको 32-33 पुलिस स्टेशन थे, 30-32। अब तो 100 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन हो गए, और 17,000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स हो गई है मुंबई में। तो इनको एक मौका था, इस किस्म की लूटपाट करते थे, और उसके बाद इस आदमी का नाम मशहूर हो गया कि ये जो गैंग है गुरु साठम का और उसके साथियों का, ये लोग इस किस्म के काम करके बड़ी सफाई से निकल जाते हैं। तो पता चला कि इसमें आधी कामयाबी तो उस ड्राइवर हीरा की है, जिसका तब तक नाम पायलट पड़ चुका था। पायलट हीरा, उसको पायलट कहते थे, ड्राइवर नहीं कहते थे। अब उस आदमी के साथ बड़ा कुछ काम करना होता था तो दूसरे लोग बुला लेते थे, पहले बोल देते थे कि रात को वहाँ पे आ जाना, वहाँ पे मिलेंगे। और इस हीरा पायलट ने जिन रॉबरीज में इन रॉबर्स का साथ दिया, लुटेरों का साथ दिया, उनमें बहुत से नाम शामिल हैं। जैसे रोहित वर्मा, उसके साथ बहुत सारी इस किस्म की छुटपुट जो रॉबरियाँ होती थी, डकैतियाँ, लुटेरापन होता था, वो उसके साथ भी किया। तब गैंगस्टर सब एक जैसे ही होते थे, कोई अलग गैंग नहीं थे। छोटा राजन अभी इतना बड़ा हुआ नहीं था कि उसके गैंग में शामिल होते, तो यही काम करते। मुझे याद है एक एपिसोड में मैंने अपने कहीं इसी किस्म की बातें मुझे पता चली थी, तो मैंने रोहित वर्मा के बारे में कह दिया कि वो शुरुआती दिनों में इस किस्म की हरकतें किया करता था। तो उसके परिवार के एक मेंबर ने मुझे फ़ोन किया था, काफ़ी नाराज़गी दिखाई थी कि आप हमारे भाई को, रिश्तेदार को इस तरह कैसे कह सकते हो कि वो लोगों को लूटा करता था। तो खैर अब तो इस आदमी ने खुद ही बता दिया
कि क्या होता था। उसमें सुरेश मानसेकर, रोहित वर्मा और उसके बाद में DK राव और उसके साथ ही एक जग्गू फकीरा जो DK राव का गुरु था। जग्गू फकीरा, जगदीश शेट्टी शायद उसका नाम था पूरा। उस आदमी के साथ हीरा पायलट ने बहुत जगहों पे साथ में गया। वो इन सबसे डेंजरस आदमी था जग्गू फकीरा। बाद में जग्गू को हमने उसके ऊपर भी 2 एपिसोड बनाए थे, कैसे छोटा राजन पे जब 2000 में बैंकॉक में हमला होता है, ठीक होने के बाद उसको शक होता है कि मेरी खबरी कहीं पे विनोद शेट्टी ने की है, तो विनोद शेट्टी का मर्डर करवा देता है। विनोद शेट्टी को मारने वाला कोई और नहीं, यही जग्गू फकीरा था, जो एक ज़माने में क्लबों में जाके और इस तरह से लूटमार किया करता था। ये काम था जग्गू की। यही रोहित वर्मा, ये तभी से सबकी दोस्ती पड़ी इनकी। इस किस्म के काम करके जेल चले जाते थे, कभी पकड़े गए जेल में और 4 बदमाश मिल जाते थे टपोरी, बाहर आते थे फिर आके अपना गैंग बना लेते थे। और उसी तरह फकीरा का अपना गैंग, गुरु साटम का अपना गैंग, रोहित वर्मा का अपना गैंग, लेकिन आपस में सब मिल वर्त के रहते थे, एक दूसरे पे अटैक नहीं करते थे, एक दूसरे के इलाके में कभी इस किस्म की वारदात नहीं करते थे। यही कारण था कि लोकल लोग इनसे खुश रहते थे। गुरु साटम ने अपने एरिया में इस किस्म की लूटमार नहीं की, ना रोहित शेट्टी, ना रोहित वर्मा का कोई आदमी आके उसके इलाके में करता था। ये जाते थे बाहर के एरिया में, स्वर्ग में चले जाना, बाहर जाना, कि फिर मुंबई के बाहर जाके भी ढाबों पे और जो दूसरे मीरा रोड, थाना, इधर उधर जाके रात को जब क्लब बंद होने का समय होता था, पुलिस वाले सो गए होते, उस समय जाके लूट मार करके आ जाना। जहाँ छोटी मोटी कोई जो दुकानें होती हैं जो लेट नाइट खुलती हैं, जैसे टी स्टॉल हुए, कोई वड़ा पाव की दुकानें हो गई, या कोई जूस सेंटर हो गया, कोई चाइनीज़ कॉर्नर हो गया, उस ज़माने से चलते हैं ये सब, तो उनसे लूटपाट कर लेना, भले इनको 500-700 रुपये भले, लेकिन छोड़ते किसी को नहीं। और बाद में देखिए ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये लोग, कितना अपने आप को छोटा राजन का खास आदमी, गुरु साटम अपने लेवल का बड़ा डॉन, जग्गू शेट्टी अपना डॉन, DK राव अपना डॉन, और ये हीरा सिंह पायलट, उसका कहना है कि ये तभी ये लोगों में ऐसा लगता ही नहीं था कि एक दिन ये लोग इस किस्म के डॉन बन जाएंगे। अब उसने बताया कि DK राव इतना नाम, 3-4 एनकाउंटर में मरते मरते बचा, मर के जिंदा भी हो गया एक बार, उसने कभी जिंदगी में मर्डर नहीं किया। और क्या लूटते थे आपको बता देता हूँ। इसके मुताबिक मिल्क मैन कलेक्शन, जो उस जमाने में मुंबई में मिल्क सप्लाई चला करती थी, सुबह सुबह उनकी गाड़ियाँ आती थी, दूध की बोतल, कांच की बोतल होती थी, प्लास्टिक की थैलियों का ज़माना नहीं था, वो लेके आते थे। और जो उनके बूथ थे, छोटे छोटे मिल्क बूथ, उन पे पुरानी खाली बोतल ले जाते थे और नई भरी छोड़ जाते थे, उनसे पैसा पहले दिन का लेते थे। उन मिल्क वैन को लूटना वो सबसे बड़ा काम था DK राव का। एक एक दिन में कई कई मिल्क वैन लूट देते थे। गाड़ी है, भागते हैं, पुलिस की पुरानी गाड़ियाँ होती थी, डज ये वो बड़ी बड़ी, उनको डब्बा कहते थे, जो पुलिस की गाड़ियाँ पेट्रोलिंग पे निकलती थी, वो 35-40 किलोमीटर से ज़्यादा भागती नहीं थी और गूँ 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 ज़्यादा करती थी, हूटर ज़्यादा बजता था और उससे ज़्यादा आवाज़ उनकी गाड़ियों की होती थी, तो कहाँ निकल जाते थे। जो पुरानी जीप हुआ करती थी वो भी इतना, इसीलिए इलिसिट दारू वाले दूसरे शहरों की चाहती होती थी, बड़ी गाड़ियाँ रखते थे, हाई स्पीड गाड़ियाँ, उनमें पेट्रोल ज़्यादा इंजन को देने के लिए जेट बड़ा लगा लेते थे ताकि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो, इंजन रुके नहीं। तो बहुत से करतब करते थे, गाड़ियों को थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन कर लेते थे, रेडिएटर बड़ा रखते थे कि गाड़ी गर्म नहीं हो, तो वह कुछ करके उस तरीके से अपने धंधे चलाते। तो उसी तरह से हीरा सिंह करते करते उसको
17 साल हो गए इसी फील्ड में। अपना धंधा भी करता था इनके साथ, जब नहीं जाना होता था वो रेगुलर पैसेंजर भी उठाता। रेगुलर पैसेंजर मिल जाते थे उसके घर के बाहर, जहाँ आज ग्रैंड मराठा बना है उसी रोड के बाहर एक एसटी का स्टॉप हुआ करता था, बस स्टॉप, स्टेट ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं महाराष्ट्र में, लाल रंग की गाड़ियाँ, उनको एसटी कहते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो एक रूट जो गोवा से और पूना वगैरह से आता था तो वो इसी अम्बेडकर रोड से आकर परेल इनका एरिया क्रॉस करने के बाद भाई खला से राइट टर्न मार के बॉम्बे सेंट्रल, अपना जो इनका सबसे बड़ा डिपो था उस ज़माने में एसटी का, वहाँ तो गाड़ियाँ जाती थी। आजकल शायद वो रूट बंद कर दिया। तो जो उसमें परेल, लालबाग, इस किस्म के एरियाज़ के जो पैसेंजर थे उस रूट से उतरते रहते थे। उसमें सबसे पहला स्टॉप आता था चैम्बूर का, उसके बाद साइन हॉस्पिटल के सामने का, उसके बाद अम्बेडकर रोड दादर का, उसके बाद लाल बाग और उसके बाद परेल। ये स्टॉप पे वहाँ से राइट टर्न लेके वो लोग जहाँ पे वो खड़ा पारसी का पुतला है बाइकला स्टेशन से राइट, सीधा बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के सामने ही एसटी का डिपो था बहुत बड़ा, तो वहाँ चले जाते थे। और इस किस्म की हरकतें आपको बता दें तकरीबन हर एसटी स्टैंड पे होती थी। उसका कारण था, फॉर एग्जाम्पल साइन का एसटी स्टैंड जो साइन हॉस्पिटल के एकदम ऑपोजिट है, अदर साइड, वहाँ पे भी बहुत सारे पंजाबी लोगों की, सरदार लोगों की टैक्सियाँ लगी रहती। और अर्ली मॉर्निंग जो बसें आती थी जो दूर दराज से एसटी की, वहाँ से रात को चलती थी, सुबह सुबह मुंबई पहुँचती थी। आधे लोग नींद में होते थे, थके होते थे, सामान ज़्यादा होता था। ये पहचान जाते थे टैक्सी वाले कि ये पैसेंजर को कितनी मुंबई की नॉलेज है, कितनी नहीं। तो उसके हिसाब से उनसे पैसा का भाव कर लेना। हालांकि मीटर पे जाना होता है, लेकिन उनको बेवकूफ़ बना के ले जाते थे, लूटपाट भी कर लेते थे और कई किस्म के क्राइम हो जाते थे। इसी किस्म की हरकतें दादर के एसटी स्टैंड पे भी होती थी और परेल के स्टैंड पे भी होती। तो वहाँ से इनको पैसेंजर मिलने किसी को छोड़ा, डब 2-3 गुना ज़्यादा पैसे ले लिए। इनको ये होता था, एक इनकी भाषा होती थी मोगलू पैसेंजर, जो बुद्धू किस्म का सीधा साधा पैसेंजर मिल गया उसको मोगलू बोलते थे ये लोग, कि आज एक मोगलू मिल गया और मैंने इतनी कमाई कर ली। उसके बाद पूरा दिन मेहनत नहीं करते थे। अगर 1-2 पैसेंजर से अच्छे पैसे मिल गए तो फिर इनको खुद इनका पूरा दिन जो था वो या शराब के अड्डे पे या जुए के अड्डे पे। तो भाई लोगों के साथ अब ओवर द ईयर्स गुरु साठम का नाम हो गया, वो जेल में चला गया, उसके साथ ही बाकी बचे। जेल में आमदन बंद हो गई, साथियों ने अपना धंधा चालू रखा। इसी तरह रोहित वर्मा करते करते 88 आ गया, उसके पहले छोटा राजन के साथ मिल गया। उसी तरह ये जो लुटेरों की टोली थी धारावी की, DK राव, फकीरा, जग्गू फकीरा, ये सब लुटेरे इकट्ठे होके वहाँ पे गैंग बना लिया। फिर थोड़ा अलग अलग हुई, लेकिन बहुत सालों तक इनकी दोस्ती चलती रही। गुरु साहब इनकी दोस्ती कहते हैं कि आज भी है, भले उसका अपना गैंग चल रहा है, अब तो शायद वो भी नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सब लोग इकट्ठे हैं आज के दिन। उनमें से बहुत से लड़के जो दलेर जिनको कहते थे कि बहुत डेरिंग बात है, डेरिंग शब्द अंडरवर्ल्ड में बहुत पॉपुलर था, वो बहुत डेरिंग बात आदमी है। उसको लेके तो अंडरवर्ल्ड के दादा जो थे वो अपने नीचे ले लेते थे छत्र छाया में और उनको काम देना शुरू कर देते, किसी का मर्डर करना, फरोख्ती करना, ये वो सब। तो ये ग्रेजुएट उसी लुटेरापन से होते। और जब मैं लोगों की बातें सुनता हूँ पुराने ज़माने की कि कैसे दाऊद इब्राहिम और उसके भाई और ये लोग सब इस किस्म के काम किया करते थे, लूटते थे, लोगों को मारते थे, पैसा छीन लेते थे, ये छीन लेना, किसी का माल छीन लेना,
तो मुझे हैरानी होती थी शुरू शुरू में, लेकिन अब जब मैं ये किस्म की कहानियाँ सुनता हूँ तो लगता है कि उसमें कोई गलती नहीं थी, वो सही था। ये सब क्रिमिनल्स की शुरुआती ज़िंदगी इसी तरह से शुरू होती, और ये करते 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 जो पायलट हीरा के नाम पे, जब उसका नाम नहीं होता था कहीं, लेकिन केस दर्ज होते गए, जिन लोगों ने कंप्लेंट किया कि हमारे साथ से हुआ और उसमें टैक्सी थी काली पीली और कौन चला रहा था पता नहीं, लेकिन इस किस्म की 28 कंप्लेंट्स हीरा सिंह के खिलाफ। वहाँ पे 3-4 अटेम्प्ट टू मर्डर केस भी हो गए, जिन लोगों ने रजिस्ट किया, इन लोगों ने चाकू वाकू मारा, कुछ किया, इंजर हुआ, लेकिन मरा नहीं। उन सब में भी इस अननोन टैक्सी ड्राइवर का नाम आ गया, और अब बड़े लोग बड़े बन गए और ये हीरा सिंह टैक्सी ड्राइवर ही रह गया। तो अंत में उसने सोचा कि अगर मैं अब पेश होता हूँ पुलिस के सामने, तो मुझे लगा कि ये 28 केस जो हैं इनको ख़त्म करते करते मुझे 28 साल लग जाएंगे। मैंने तो किसी को मारा नहीं, मैंने किसी को लूटा नहीं। ये लूटते थे, मारते थे और मुझे पैसा दे देते, लेकिन मैं इसको अपने आप को बेगुनाह नहीं कहता। गुनाह मैंने भी किया है बेगुनाहों का साथ देकर। एंड में फिर इन सबको देखा था, पूरा उसको पता था, उसने एक प्लानिंग बनाई कि अब सही समय आ गया है कि ये शहर छोड़ के कहीं और चला जाऊँ। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो दूसरे धर्म की थी, बहुत प्यार करता था उस लड़की। उस लड़की ने भी कहा कि सब छोड़ छाड़ कहीं और चलते हैं, क्या लेना है इसको, माई तुम्हें अच्छी ड्राइविंग आती है तो टैक्सी किसी और शहर में भी चल सकती है जहाँ डाकू लुटेरे ना हो, जहाँ से हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। वो लड़की इसीलिए इससे शादी नहीं कर रही थी कि जब तुम ये धंधा नहीं छोड़ोगे, इस लोगों का साथ नहीं छोड़ोगे, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो एक स्टेज ऐसी आई, उस आदमी ने कहा लेकिन नया धंधा काम करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो फिर इस आदमी ने एक स्कीम बनाई, जो काम अब तक नहीं किया था वो आखिर में कर ही दिया। अपने वो जो 5-6 जो लड़के लोग नए नए भर्ती हुए थे डकैती के गैंग में, बड़े लोग काफ़ी धरपकड़ बहुत हुई थी, तभी बहुत से लोग जेलों में डाल दिए गए। तो ये उन लड़कों को लेके 2 गाड़ियाँ लेके, उसी तरह जिस तरह इसको लोग लेके जाते थे, ये लड़कों को लेके मुंबई के बाहर पहुंच जाते। एक लाइन से पता नहीं 8-10 पेट्रोल पंप्स पे डकैती करता, अर्ली इन द मॉर्निंग, आधी रात के बाद। जितना पैसा इकट्ठा किया करके थोड़ा बहुत उन लड़कों को दे के ये आदमी फरार हो जाता। ये आज से कोई 20 साल पहले की बात है, छोड़ के बाद। उसके बाद नेपाल में रहता है 2-1 साल, और वहाँ पे अपना पूरा हुलिया चेंज कर लेता है ताकि उसको कोई पहचान नहीं सके। पूरा हुलिया चेंज कर लेता है और वहीं पे अपनी उस गर्लफ्रेंड से शादी भी कर लेता है। और 2 साल के जब देखा था मामला ठंडा है तो भारत वापस आके एक बड़े शहर में चला जाता है, मुंबई में नहीं, दूसरे बहुत बड़ा शहर। वहाँ पे जाकर ये आदमी शुरू से नई जिंदगी शुरू करता। एक लूम डालता है, जो कपड़ा बुनने वाली मशीन होती है, इस किस्म का कुछ काम। और आज के दिन में वो आदमी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना हुआ है। एक स्कूल चलाता है जो इसने अपनी आमदन से बनाया। यहाँ पे बोल, इसका कहना ये था कि अगर मैं पढ़ लिख जाता, जैसे मेरे बाकी भाई पढ़ते थे, स्कूल नहीं छोड़ता था, तो शायद मैं इस लाइन में नहीं आता, मुझे टैक्सी नहीं चलानी पड़ती, क्योंकि मेरे दूसरे भाई जो पढ़ते थे उनको टैक्सी नहीं चलानी पड़ी। मैं पढ़ता नहीं था, इसलिए बाप ने मुझे स्टीयरिंग व्हील पे बैठा दिया था। तो आज वो शहर के बहुत बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा पैसा उसने अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट लगाई हुई है। 70-80 आदमी उसके पास काम कर रहे हैं, वर्कर जो उसकी लोन पे काम करते हैं, और
बहुत देश के अलग अलग शहरों में वो कपड़ा बेचता है, जो भी बनाता, और कुछ अच्छे काम भी कर रहा है। स्कूल खोला है जहाँ गरीब बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं। तो इस किस्म का काम उसने ज़िंदगी से, आज उसके अपने भी 2 बच्चे हैं, वो भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं जो स्कूल उसने गरीब बच्चों के लिए खोला, अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ा रहा। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस हीरा पायलट की, जिसने अपनी ज़िंदगी इस तरीके से बदल डाली। लेकिन आज भी अगर आप बरेली के उस इलाके में जाएंगे जहाँ पे गुरु साटम का एक पुराना था घर, जो अभी तोड़ के नई बिल्डिंग बनी है, उसमें उसके बेटे को मिला है, या उस इलाके में और जो लोग रहते हैं, किसी से भी पूछेंगे उस फैमिली के बारे में तो आपको बताने वाले बहुत मिल जाएंगे। सो कहते हैं कि ये क्राइम की दुनिया में कभी अबाउटर नहीं होता, ये वन वे स्ट्रीट होती है। लेकिन हीरा सिंह पायलट ने जो करके दिखा दिया कि अगर आप निकलना चाहो तो निकल भी सकते हो। तो हमने जब उसको पूछा कि आपको डर नहीं लगता कि अब आपकी इतनी उम्र हो गई, इतने साल से आप मुंबई से बाहर भी हो, कभी कोई आपका पुराना केस निकल आए तो आपकी तरफ ध्यान आ जाए या पकड़े जाओ? बोलता आज मुझे कोई चिंता नहीं, पकड़ा भी जाऊंगा तो मैं सज़ा भुगत लूँगा, क्योंकि आज मेरी फैमिली मेरे जेल जाने के बाद भी सरवाइव कर सकती है। तो पकड़ा भी जाऊंगा तो मैं भागूंगा नहीं, जो सज़ा होगी भुगत लूँगा, नहीं तो माफ़ी मांग लूँगा। मैंने किसी को जान से नहीं मारा, मैंने अपने हाथ से किसी को लूटा नहीं। तो ये उसका कहना था। अच्छा बुरा आप सोचिए। लेकिन उस आदमी ने नई ज़िंदगी शुरू कर ली, आज बड़े आराम से जी रहा है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आने वाले दिनों में और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।